This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस टू द पावर क्राइसिस। जैसा कि आपको पता है 2 दिन पहले इंडिया का पूरा नॉर्दर्न एरिया जो था जिसमें 650 मिलियन लोग रहते हैं तारीकी में डूब गया। एक बहुत बड़ा क्राइसिस वहाँ भी आया है। पाकिस्तान में तो क्राइसिस चल ही रहा है इस ज़माने से। लोग रोडों पे आ चुके हैं, हंगामे हो रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब टेंट में बैठे हुए हैं। तो इस इशू पे बात करने के लिए हमने एक शेख साहब को दावत दी है, शेख मोहम्मद इकबाल साहब को। हम सोल्यूशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। शेख साहब ने बड़े इम्फेसाइज़ किया है कि जो IPPs के जो एग्रीमेंट है जो कि वर्ल्ड बैंक प्रमोट करता है, उन्होंने बहुत सारे मुल्कों का नाम लिया कि इस तरह से वो इन्वेस्टर्स को मौका देते हैं इन मुल्कों में घुसने के लिए, और उनकी जो एग्रीमेंट होती है वो इतनी उनके फेवर में होती है कि वो प्रोड्यूस करें ना करें उनको 60% पैसे मिलते ही रहते हैं। इसलिए उनको इंसेंटिव होता है कि वो 100% क्या 60% भी नहीं प्रोड्यूस करें, उससे भी कम प्रोड्यूस करें किसी न किसी बहाने से, और उस 60% वो ले लें गवर्नमेंट से अंडर द गारंटी, और उसके बाद उनकी तो प्रोजेक्ट जो है वाइबल रहता है। लेकिन जो कंट्री होती है उनका बुरा हाल होता है। उन्होंने मेंटेनेंस पे भी बड़ी बात की कि यहाँ प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से फ्यूल कंजम्पशन जो है इन तमाम प्लांट्स के, चाहे गवर्नमेंट के हो या IPPs के हो, उनमें 2 के बजाय 5 का कंजम्पशन होता है। ये भी एक फैक्टर है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने IPPs का सिलसिला बताया, मुझे तो थोड़ा बहुत पहले नहीं समझ में आया था, अब समझ में आ गया कि वो 60% गारंटीड इनकम उनकी है और जी दे डोंट केयर जी। तो बोस्टवाना का भी बुरा हाल हुआ, कीनिया का भी बुरा हाल हुआ, पाकिस्तान का भी हुआ। हाँ। और वर्ल्ड बैंक का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जी, है जी, इसमें। जी, जी। जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब बड़े बड़े लोग होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अच्छा, अब मेंटेनेंस पे भी बात हो गई या मेंटेनेंस पे नहीं हुई जिस वजह से, अब और कुछ बातें बताएं। हाँ, आप सोल्यूशन बताएं। आपने मेंटेनेंस, मैंने आपको शेख साहब, मैं जो इंडिया का मामला आया तो बहुत मैं इंडिया की बात हाईलाइट हुई। उन्होंने ये बताया कि वहाँ जो कंपोजिशन है वो 40% वाटर है, 40% कोल है और 20% निकलर है। हमारे यहाँ एक कंपोजिशन इतनी उल्टी क्यों है? क्यों हम अपने कंपोजिशन को बेहतर नहीं, उसके बावजूद वहाँ प्रॉब्लम है? वो तो अपनी जगह। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, आधी बात हो गई थी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की जी, लेकिन उससे बड़ी खराबी जो है कि अगर आप ज़्यादा तेल डाल देंगे तो तेल जलता नहीं है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अच्छा, तो पावर भी प्रोड्यूस कम होता है। अच्छा, ज़्यादा यानी आपने ज़्यादा तेल डाला, जैसे किसी आदमी ने ज़्यादा रोटी खा ली तो वो बदहजमी हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में उसका पावर कम होता है। अच्छा। एक मामूली सी मिसाल दूं, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का एक जहाज़ था, समंदर पे एक जहाज़ एक जनरेटर पूरा लोड उठाता है। उसकी यही हालत हो गई थी जो PSC के थर्मल प्लांट से हुई है। तो 3 जनरेटर एट ए टाइम चलते थे और वो पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। एक यह बात है कि इंजन लॉक करता है, सिट डाउन करता है और पावर नहीं प्रोड्यूस करता। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर काम नहीं करता। ये जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है ये होता रहता है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसका है कैपेसिटी 132 kV एक ही जी। अब जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो वो बर्दाश्त करेगा। अब क्या होता है कि जैसे अभी ओलंपिक्स के गेम हो रहे हैं, एक शख्स की कैपेसिटी नहीं थी, जब 5 पाउंड 5 kg वजन बढ़ाया गया तो वो बिल्कुल बैठ गया। उसकी कैपेसिटी नहीं थी, उससे पहले तक उठा रहा था वो, उससे पहले तक उठा रहा था। हाँ बिल्कुल। तो पाकिस्तान में हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये 132 kV का है। ग्रिड स्टेशन बैठ जाता है, ट्रांसफार्मर बैठ जाते हैं, तो फिर ये बिजली ले नहीं सकते। पैदा करना अलग चीज है, दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन गेनफुल यूटिलाइजेशन कितनों की होती है। तो बिजली में भी पैदा कर लिया, गेनफुल यूटिलाइजेशन क्या हुई? कुछ नहीं हो सकती। अब जो इंडिया में आपने बात करी, इंडिया में भी ये हुआ कि प्रोडक्शन पे बड़ी तवज्जो दी, लेकिन लाइन, ग्रिड, ट्रांसफार्मर्स, अभी यही तो हुआ, वो उस कैपेसिटी को सहा नहीं सके। पूरा सिस्टम बिजली का ब्रेकडाउन नहीं था, पावर फेलियर नहीं था,
पावर का जाना पहुंचना फेलियर हो गया, पूरा ग्रिड बैठ गया, पूरा ग्रिड बैठ गया। तो हमारे ग्रिड अक्सर बैठते रहते हैं, हमें सबसे पहले अपने ग्रिड्स को अपडेट करना चाहिए। अब हमारे यहाँ बात हो रही है ऑल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड में विंड पावर लाएंगे, और भाई विंड पावर से बिजली जो पैदा होगी, लेकिन नेशनल ग्रिड में लाने के लिए क्या गुंजाइश चाहिए? एक यूनिट बिजली नेशनल ग्रिड में नहीं आ सकती। थर्ड पावर कहते हैं हम बनाएंगे थर्ड कोल से, वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना खर्चा होगा, वहां पैदा हो गया। या डॉक्टर साहब हमारे कहते हैं कि सल्फर ऑक्साइड रिमूव कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देंगे, और चीज़ें रिमूव कर देंगे। इसके दो हिस्से होते हैं, एक बायो गैसिफिकेशन होता है, एक बायो लिक्विफिकेशन होता है। ये बड़ा सब्जेक्ट है, इस प्रोग्राम में मैं हल्के से बता दूं इंडिया ने क्या किया। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी जरूरी है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये क्लीन कोल टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इंडिया ने क्या किया, अल्ट्रा सुपर हीट बॉयलर्स विद कार्बन कैप्चर बनाए, और वो कोयले को डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा है हाई प्रेशर बॉयलर्स में, और उसमें 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और जहाँ से कोयला निकलता है वहीं प्लांट लगा दिया, वहाँ एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ग्रिड में बिजली आ जाती है। हम थर्वे लगाएंगे तो कराची आए तक उसमें बहुत सा खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दुगना खर्चा होगा जितना उस पर नहीं होगा, और ये ज़रूरी नहीं है। और ये जो कोयला है ये है लिग्नियम बी, जिसमें मॉइस्चर जो है वो 47% है, इसकी हीटिंग वैल्यू सबसे कम है। तो अब आप बताइए ऐसा कोयला, और उस पे ये प्रोग्राम्स करते हैं। यही कोयला इंडिया लेके जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें वो कहता है कि हमारे पास राजस्थान में बड़े प्लांट्स हैं, आप 50 किलोमीटर का रास्ता है, आपसे तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप तो लड़ाई झगड़े में लगे हुए। वो कह रहा है ये कोयला हमें दे दे, वो कैश देने के लिए तैयार है उसके लिए। वोलेटाइल मैटर इसमें जो है वो है 43.42, फिक्स कार्बन 16.6 है, एश 6.24 है, सल्फर कंटेंट 1.16 है, और इसकी हीटिंग वैल्यू है 10,898 BTU। इस कोयले को माइन करें, डॉक्टर साहब दोबारा बता सकते हैं, या डॉक्टर कदीर साहब उनसे बेहतर साइंसदान हैं। किसी वजह से ये सियासी बातें हैं, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अगर वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, कराची में अल्ट्रा सुपर हीट बॉयलर्स लगाए जाएं, लाहौर में लगाए जाएं, सब जगह लगाए जाएं, वहां पहुंचाएं, और वहां कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी भी है, जिसपे हमने वही टेक्नोलॉजी जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है राजस्थान में, राइट, नियर द इंडिया कर रहा है, और उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगी। हमारे यहाँ कहते हैं हम कोयला डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अहमद PhD किए हुए ये नहीं जानते कि कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी भी है, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे जो डैम्स हैं, आप देखिए आपके यहाँ भी घर में अगर कोई टंकी है पानी की, आप महीने 6 महीने 1 साल में साफ करवाते हैं, सिल्ट आ जाता है। जी। आपको हैरत होगी कि हमारे डैम्स में आज तक सफाई नहीं हुई, जो बढ़ते ही जा रहा है वो 28 to 32% सिल्ट जमा हुई है, तो इसकी कैपेसिटी कम हो गई है। बिल्कुल। अब चाहिए कि इसको साफ किया जाए, ये ज़रूरी चीज़ है। और अगर पानी, हम डैम बनाना बड़ा मुश्किल काम है और काफ़ी वक्त लगता है, रिजर्वायर बना लें, हमारा 13% पानी इस्तेमाल होता है, बकिया 77%, 70 क्यों हुए 7, हाँ 87% पानी ज़ाया हो जाता है। तो हम इसको स्टोरेज बना लें और फिर उसे करें। फिर चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी रखी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन की, जो नहरों से भी या लेक से भी उस लेवल पे पानी को हाई प्रेशर पे लेकर और उससे टरबाइन चलाकर, और चाइना बेतहाशा बिजली पैदा कर रहा है। 21% ऑफ चाइनीज प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, और भाई दोस्त है तो दोस्तों से काम की बात सीखो। दोस्तों से क्या बात सीखते हैं? जिम्नास्टिक सीखते हैं। हमारे यहाँ जिम्नास्टिक के लिए वो भी नहीं सीखते, वो सारे तगमे वो ले गया, हमें कुछ भी नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं तगमे लिए तो हम जिम्नास्टिक सीखेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि अच्छा, ये थोड़ा सा जैसे हमने इंडिया के कंपोजिशन में देखा जी, आपने कहा कि वाटर पे हमने क्योंकि क्लीनिंग नहीं की इसलिए हमारे डैम भरते चले गए, तो वाटर को भी हमने ध्यान नहीं दिया। एक जो और टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर, उसको क्यों हम इतना कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि चाइना हमें देने के लिए तैयार भी है टेक्नोलॉजी, अगर वेस्ट नहीं दे रहा है
जी 40%, अगर 20% अगर हम लोग उस इंडिया की तरह हम बना रहे होते, एक तो हमारा कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, उसका 1 रुपये भी नहीं पड़ता पर यूनिट कॉस्ट। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बात यह है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है एंड आई स्टडीड लिटिल बिट। अगर 300 मेगावाट से कम का प्लांट होता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अच्छा, जैसे कराची वाला है 60-70-80। अगर हम हायर कैपेसिटी का न्यूक्लियर प्लांट लगाएं, चश्मा में लगा अभी, तो वो बेहतर होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये आपने कहा टेंट लगा के बैठे हैं। देखिए बरसों तो झगड़ते हैं काराबाग बैंड बनेगा या नहीं बनेगा। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए मुल्क के इंटरेस्ट में। अब ये बिला वजह हंगामा कर रहे हैं, बैठे हैं, ये आए बैठे हमारे साथ, हम इन्हें इनवाइट करते हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे। ये आए प्रोफेशनल्स के पास, ये लोग आए, हम लोग नहीं जाते, हमें नहीं ज़रूरत। इनकी ज़रूरत MNA MPO का जो इलेक्शन लड़के लूटना चाहते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये शहबाज शरीफ कैंप लगा के बैठे हैं। ओ भाई, अब यहाँ पर इनके पास कोयला रिजर्व निकला है चकवाल में जी, और 250 मिलियन टन निकला है। ये अच्छी क्वालिटी का है, बेहतरीन क्वालिटी का है, ये थर से बेहतर है, ये एंथ्रासाइट है। अच्छा, तो इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा नहरें हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी, और इस पर शहबाज शरीफ ने इजाज़ किया 2008 में और कहा इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में काम करूंगा। वो अगला हफ्ता ऐसा आया कि ये जाके टेंट में बैठ गए, लोगों को मुश्तइल कर रहे हैं, पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के, एहतजाज करने से कुछ नहीं होता, एहतजाज न किया जाए। ये जो एस्क्रो अमाउंट है या हमने ओवर पेमेंट की है, उनसे ले लें। और टरबाइन जो हैं हमारी, आपने हाइड्रोलिक पावर की बात की, इसकी डायनेमिक बैलेंसिंग नहीं हुई है। जब डायनेमिक बैलेंसिंग नहीं होती तो तकरीबन 21 to 25% लॉस लेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो डायनेमिक बैलेंसिंग में कितनी देर लगती है? 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ते उसकी डायनेमिक बैलेंसिंग करें ऑफ सीजन में, जब पानी नहीं आता, इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, इसको क्लीन कर लें। न्यूक्लियर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, लेकिन न्यूक्लियर के लिए यह है कि कभी प्लांट में गड़बड़ हो जाए, भाई तबाही भी फैलती है। सही है। तो आप पानी को इस्तेमाल करें। अब चाइना ने बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है और उससे आप ये टेक्नोलॉजी लें और इस पर आप अमल कराएं, फिर हेजिंग करें। देखिए हमने जो मुआहदे किए वो पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में, हम बिजली का बिल तो लेते हैं पाकिस्तानी एक्सचेंज में। ये भी एक फैक्टर है। तो जब आप मसलन, मैं आपको एक मिसाल दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। PNSC ने 5 जहाज बनवाए जापान से, फाइनेंशियल हेजिंग नहीं की। 18 करोड़ रुपए का एक जहाज था। जब पेमेंट का वक्त आया तो जापानीज यन बेहतर हो गया, 98 यन का हो गया। पाकिस्तान ने 1.25 अरब रुपए 18 करोड़ की जगह पे किए। तो जो हमने एग्रीमेंट किए थे पहले, उसको रिव्यू करें और उसकी हेजिंग करें। अगर हेजिंग करेंगे तो अंडर टेबल पैसे नहीं मिलेंगे, या आप समझ सकते। सही सही। तो हेजिंग नहीं करते। ये देखिए ना, अब अगर डॉलर बढ़ेगा, अगर 19 सेंट्स हैं से फॉर एग्जांपल, तो अगर 70 में 19 सेंट्स थे तो वो कुछ और थे। फिर जो पाकिस्तान में तेल प्रोड्यूस होता है वो हम रिफाइन नहीं कर सकते। हम $15 पर बैरल बेचते हैं। हम लेते कितने के हैं और हम बेचते हैं $15 पर बैरल चाइना को। हमारे यहाँ रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए, हमारे यहाँ रिफाइनरीज में क्रैकर्स लगाए जाएं, थर्मल क्रैकर्स, हाइड्रो क्रैकर्स, कैटालिटिक क्रैकर्स, जिससे 32% यील्ड पेट्रोल की ज़्यादा होगी और 22% डीजल की होगी। जब ये यील्ड ज़्यादा होगी तो इस मुल्क की इकॉनमी पर असर पड़ेगा, लेकिन काम नहीं करना चाहते। अच्छा शेख साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, 1-2 मिनट है, कुछ और आप तजवीज़ दे दें जल्दी जल्दी तो मैं इसको कुछ कंक्लूड कर दूं। आपने कहा कि ये थर वाला जो है ना, ये स्टोरी वो बेकार है। बिल्कुल। और न्यूक्लियर में आपने कहा कि 300 से ऊपर अगर होगा तो फायदे का होगा। छोटे प्लांट महंगे पड़ते हैं और साथ साथ खतरे को भी न बनते। अच्छा, ग्रिड स्टेशन, और आपने ग्रिड स्टेशन पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दी है। इसको ग्रिड स्टेशन ही जब नहीं है तो कहीं से भी पैदा करके कोई फायदा नहीं। अब क्या होता है कि अगर आपके इलाके में बिजली चली गई, आपने इन्फॉर्म किया KSC को, वो 3 घंटे बाद आएंगे।
जब 3 घंटे बाद आएंगे तो वो आके एक लीवर को ऊपर कर देंगे। आम लोग भी वाकिफ हैं, ये अब रिपोर्ट नहीं करते, जो खुद जाते हैं डंडे से उठा देते हैं। फिर एक जायजा लिया जाए इंडस्ट्री में जो मशीनरी है वो क्या कंजम्पशन करेगी। घरों में आके जो ये हमें तंग करते हैं, भाई वहां देख लें, लाखों करोड़ों रुपए की चोरी होती है। शहबाज शरीफ कहता है पंजाब रिकवरी देता है। पंजाब में जितनी टेक्सटाइल मिलते हैं, जितने कारखाने हैं, उसकी मशीनरी कैपेसिटी देखें, उसका 3% पे करते हैं। ये बिल कम कैसे आता है? फजूल बातें ये होती हैं। उसके अलावा ये जब हम ज़्यादा पैसे दे देते हैं तो ये पैसे हमारी नहीं बचते मेंटेनेंस के लिए। तो अब क्या है, केएससी को प्राइवेटाइज कर दिया, केएससी ने टैरिफ बढ़ा दिया, केएससी ने हजारों मुलाजमीन को निकाल दिया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई। हुकूमत को चाहिए कि आईपीपीएस के एग्रीमेंट पे प्यूनिटिव क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाएं और जो पैसा है वो रिकवर करें और केएससी की मुलाजमीन को बहाल करें। वी बिलीव इन पब्लिक, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस क्लेमिंग दे बिलीव इन पब्लिक एंड दे हैव स्पॉइल्ड पब्लिक। तो इनको बहाल करें, इन बेचारों के साथ देते ही हो। और ग्रिड के आज इंडिया से सबक ले लें। इंडिया ने क्या किया, तमाम ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड कर रहे हैं। हालांकि 2 दिन हुए हैं और हमारे दोस्तों ने हमें बताया कि वहां पर उनको अपग्रेड करके 3 टाइम्स कैपेसिटी का करेंगे। और पाकिस्तान में अगर बिजली हो भी तो हम नहीं ले सकते, रास्ता ही नहीं हो, बस ग्रिड ही नहीं। तो हमारे पास ग्रिड की कैपेसिटी, लाइंस की कैपेसिटी, ट्रांसफार्मर, इस सब को अपग्रेड करना होगा। वक्त कम है और भी बहुत सारी बातें थी। और कुछ एक आध बता दें जल्दी थी तो मैं इसको। अब जो लॉसेस हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये एक तो है वीक उसका ग्रिड स्टेशन स्ट्रक्चर का। अच्छा, रिकवरीज की और जो टेम्परेरी कनेक्शन दिए हुए, कुंडा नहीं, अच्छा जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के लिए जो दी जाती है, नहीं। अच्छा, कई पॉश इलाके हैं जहां वो लोग रहते हैं जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, मौलवी भी हो सकता है, फौजी भी हो सकता है। कभी फौज ना समझे कि हम ही हिफाजत करने वाले, आप भी हो सकते हैं। वो केएससी में अपना असर रसूख से या कुछ पैसे दे के केएससी को कहते हैं हमें बिजली दें। वो कहते हैं जनाब मीटर इज नॉट अवेलेबल, कहते हैं हमें टेम्परेरी कनेक्शन दे दें। 1000 रुपए महीने पे टेम्परेरी कनेक्शन। आपके जहां मैं इंटरव्यू दे रहा हूं इसके पीछे तकरीबन, इसके पिछली गली में तकरीबन 70 मकानों में लगा हुआ है। तो वो 10 एयर कंडीशन है और 1000 रुपए महीना देते हैं। अच्छा, कच्ची आबादियों में 500 रुपए में यही कनेक्शन मिलता है, वो अनलिमिटेड। हमेशा कच्ची आबादियों की बात होती है, इनमें बड़ा इत्तेफाक है, ये मुल्क की हिफाजत करने वालों में बड़ा इत्तेफाक है। एक कनेक्शन लेते हैं और 70 मकानों को दिए हुए और 1000 रुपए देते हैं। शेख साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आपके तजावीज़ साहब इक़्तिदार लोगों तक पहुँची। आई होप के इस पर कुछ अमल हो। नाज़रीन, सोल्यूशंस टू द पावर क्राइसिस में सेकंड पार्ट में शेख साहब ने जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी है वो ग्रिड स्टेशंस पे दी। उन्होंने कहा ग्रिड आपका अगर नहीं है तो आप विंड से भी अगर बिजली बना लें, कोल से भी बना लें, तो वो आप लाएंगे कैसे? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ले जाने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, उसके बाद ही बात होगी। जहाँ तक थरकोल का सवाल है, उसको उन्होंने डिस्क्रेडिट किया या उसको कहा कि वो इतना मुनासिब है नहीं, बिकॉज जो जिस किस्म का कोल वहाँ मिला हुआ है वो पावर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। साथ साथ उन्होंने एक बड़ी डिस्कवरी चकवाल में 270 मिलियन या कितने टन की बताई है। उन्होंने कहा कि वो कोयला बहुत अच्छा है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ज़्यादा एम्फेसिस जो उन्होंने दी है वो पूरी जो सिस्टम है हमारा बिजली का, उसके ऊपर दी है कि इसको सही किया जाए तो इससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। न्यूक्लियर के लिए उन्होंने जो कहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया में, जैसा कि मैंने बताया आपको शुरू में, कि 20% यूज़ होता, हमारे यहाँ 1% भी नहीं है। उसके बारे में इनका ये कहना है कि उसमें मसला ये है कि अगर छोटे छोटे प्लांट हो, जैसे हमारे पे कनप है, वो ज़्यादा वाइबल नहीं होता, ख़तरनाक भी होता है। 300 से ऊपर के प्लांट होते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये सोल्यूशंस शेख साहब ने बताए। मैं थोड़ा सा अपने तरफ से एज ए बैंकर ये बात कहता चलूँ कि जैसे कि हम लोग देखते रहे पाकिस्तान के मसले को कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे बड़ा मसला है, न सिर्फ टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी शेख साहब ने इम्फेसाइज़ किया, जो बिलिंग का मसला है, यानी कि जब आप एंड कस्टमर्स को ले के
इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं, चाहे वो KEC हो या पेपको हो, वहाँ से पेमेंट नहीं मिलती। 40% तक जो है हमारा लॉस हो जाता है। उससे एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसपे सर्कुलर डेट क्रिएट हो रहा है। उसके लिए जो सोल्यूशंस हमने दुनिया भर में देखे वो ये है कि ये छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होने चाहिए। जैसे कराची में एक KEC के बजाय अगर मिसाल के तौर पर 18 KECs हो जाए हर टाउन के अलग अलग, तो ये ज़्यादा इफ़िशिएंट होंगे, ये कलेक्ट कर लेंगे, कुंडा सिस्टम को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। इससे जो है ना KEC की मिसाल के तौर पे हालत बेहतर हो जाएगी। जब उसको कैश मिलेगा तो वो पेमेंट भी करेगा, सर्कुलर डेट ख़त्म होता चला जाएगा। इसी तरह अगर आप लाहौर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, वहाँ भी कम से कम 5-5, 6-6 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होनी चाहिए। उनको इख्तियार हो कि वो अपने बिजली कहीं से भी सोर्स करें या ख़ुद प्रोड्यूस करें और साथ साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अभी जो ह्यूज मोनोपोलीज दी गई हैं 15 करोड़ पे पेपको को और 2 करोड़ पे KEC को, ये वायबल नहीं है। कोई भी इंसान, सुपरमैन भी इसको नहीं चला सकता। तो ये एक हमारी तरफ से सजेशन है कि इसको इस पर गौर किया जाए। और जो नेपरा की तरफ से सख्ती है कि 50 मेगावाट से ज़्यादा के लिए आपको नेपरा के पास जाना पड़ता है, बड़े करप्शन वहाँ पे होती है, उसको ख़त्म किया जाए। प्रोविंसेस को इख्तियार होना चाहिए कि वो पावर प्लांट्स को अलाउ करें और बहुत इजी कर दिया जाए। जब तक अभी शॉर्टेज हमारा 6000 का चल रहा है। कोल के बारे में हमारी सजेशन ये है कि अगर शेख साहब की बात सही है कि वो मुनासिब नहीं है, तो हम उसको सीधे एक्सपोर्ट कर दें 50 किलोमीटर दूर थर पार्कर में। इंडिया में, राजस्थान में बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं बिजली के, वो इसको ख़रीद के ले जाने के लिए तैयार हैं। इमीडिएट कैश आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, जिसको आप पावर सेक्टर के रिफॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplusTV.pk। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.